हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज के सेशन में अपन स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन, दैट इज कवर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिफोर गोइंग अहेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको काफी कंफर्टेबल लगेगा, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो पार्ट का जो कंसेप्ट रहेगा उसका समराइज है। तो दोनों चैप्टर, दोनों जो चार्ट रहेंगे, एक माइक्रो रहेगा एक मैक्रो रहेगा। तो माइक्रो में डेफिनेटली चैप्टर नंबर 1 to 5 के कंटेंट्स को कवर किया जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 6 and 7 ऑनवर्ड्स टू चैप्टर नंबर 10 के कंटेंट्स रहते हैं। ये दोनों जो फर्स्ट चैप्टर है वो समरी है किसका, आपके चैप्टर 2 to चैप्टर 5 का माइक्रो में, एंड चैप्टर 6 और 7 ऑनवर्ड्स टू चैप्टर नंबर 10 का मैक्रो के अंदर। तो उसी से सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज अभी यहाँ पास क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। तो कुछ कुछ रेफरेंस वहां का आपको लगता जाएगा। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में पहले स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज माइक्रो एंड अदर इज मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट ये टर्म किसने यूज किया था, लैग्नर फ्रिस्क ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933 में। तो उसके बाद से अभी तक मतलब रिसेंटली हुआ है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो आप कुछ कर सकते हैं। तो माइक्रो, द टर्म माइक्रो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, जिसको मिक्रोस बोलते हैं, मींस क्या, स्मॉल इन अ मिलियंथ पार्ट। दस वी एनालाइज द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। द टर्म मैक्रो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस means large, thus analyze the behavior of economy as a whole. तो micro is dealing with the smallest part and macro is dealing with the biggest largest part, ऐसे आप बोल सकते हो। और इसकी डिफिनेशन याद करना भी काफी इजी है, और इसकी डिफिनेशन याद करते ही आपको इसका डिफरेंस बिटवीन भी बहुत बार एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बुक के लास्ट में अच्छे से दिया हुआ है, स्टिल उसमें एक पार्ट बन जाता है जिसमें आपका इंपॉर्टेंट बनता है डिफरेंस, वो होता है डिफरेंस डिफिनीशन। सो माइक्रो एमई, जब अपन माइक्रो का चार्ट पढ़ रहे हैं तो एमई स्टैंड फॉर माइक्रो, एंड जब मैक्रो का पढ़ रहे हैं तो एमई स्टैंड फॉर मैक्रो। सो एमई, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल वेजेस, इंडिविजुअल इनकम। तो मतलब सब कुछ पर्टिकुलर या तो इंडिविजुअल करके अपन उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके डिफिनेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स द फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, एक सिंपल सा डिफिनेशन याद रखने का है। तो क्या है यहाँ पास वर्ड, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी, मतलब बहुत डिटेल में, बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके अपन देखते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी, क्लासिकल फाउंडर, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जे एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच लाया गया, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉपुलराइज किया था नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। अपनी बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश क्या हुआ था 1890 को, एंड मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यूज्ड बाय मार्शल बिकेम एन इंपॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल टूल ऑफ माइक्रो एनालिसिस। तो मैंने भी बहुत बार मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, मार्जिनलिज्म मतलब क्या हो रहा है, एडिशनल यूनिट के चेंज होने से क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसी को स्टडी करने को बोलते हैं अपन। तो अपन यहाँ भी माइक्रो मतलब उससे ज्यादा छोटा तो कुछ हो नहीं सकता। हम बोल रहे हैं 10,000 यूनिट नहीं, बोलते हैं 10,000 के बाद वन एडिशनल जो यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें चेंज होने से क्या फर्क पड़ा, इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ा, या कि उसकी कंपनी में क्या पड़ा, कॉस्ट में कितना पड़ा, प्रॉफिट में कितना पड़ा, सेल में कितना पड़ा। तो हर चीज के एक एडिशनल यूनिट। तो मार्जिनलिज्म मतलब क्या होता है, वन एडिशनल यूनिट। तो ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने दी थी, किसने, मार्शल जी ने। इसके बाद आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कहां तक स्कोप जाता है इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो सिंपल है, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज द पीएफ वेलफेयर, अपन बोलते हैं, जिसको याद रखना है, पीएफ वेलफेयर, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पीएफ वेलफेयर क्या है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड वेलफेयर, तो इकोनॉमिक वेलफेयर। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, सो सबसे पहले आते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग। नाम से समझ में आ रहा है कि अपन को किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, उसी को अपन बोलते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो किसी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्स से डिटरमाइन होती है, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ये आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हुआ है, कौन सा, मार्केट में, जहां मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन था ना, उसमें। सो नेक्स्ट आते हैं प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसी में जब मार्केट फोर्स लगता है डिमांड एंड सप्लाई का, तब क्या निकल के आता है, प्राइस इक्विलिब्रियम। वही प्राइस को अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट की प्राइसिंग और इक्विलिब्रियम प्राइस। सो उसके अंदर एक क्या चीज, किस चीज का आपको स्टडी करना पड़ेगा, डिमांड एनालिसिस और दूसरा सप्लाई एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस चैप्टर नंबर 3 एंड सप्लाई एनालिसिस चैप्टर नंबर
फोर। सो डिमांड एनालिसिस के अंदर जब आप पढ़ रहे हो तो वहां इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करा जाता है और यहाँ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। एज अ होल मार्केट के स्टडी यहाँ नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, आपके पुराने सिलेबस में एक कंसेप्ट हुआ करता था जो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मतलब क्या होता है, किसी को पता है? टोटल, सम। ओके, टोटल को अपन क्या बोलते हैं? वर्ड एग्रीगेट। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मतलब वो पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का भी कंसेप्ट था। वो किसमें कवर होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सब समझदार है, ठीक है। और इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल डिमांड एनालिसिस या इंडिविजुअल सप्लाई एनालिसिस, ये सब किसमें कवर होगा? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग किससे डिटरमाइन होती है बताओ फिर से एक बार? डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स से जो प्राइस इक्विलिब्रियम निकल आती है उसी को अपन बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग। ओके, नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो फैक्टर प्राइसिंग नाम से समझ में आता है, फैक्टर इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो लैंड को क्या लगता है बताओ? रेंट। लेबर को वेजेस, उसके बाद कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट लगता है। तो ये चीजें बस याद रखो। जो चीज मैंने ये सब चार्ट फॉर्म में बनाया है वही चीजें कहां लिखी हुई है? आपके पैराग्राफ फॉर्म में लिखी हुई है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प डिटरमाइन द फैक्टर्स रिवॉर्ड। फैक्टर्स को क्या क्या रिवॉर्ड मिलेंगे, कौन से फैक्टर कौन से, पहले ये पता होना चाहिए और रिवॉर्ड उनके क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। यही चीज अपन ने बोली अभी, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। जैसे ही वेलफेयर की बातें आती हैं तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाता है कि कुछ वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे शब्दों का यूज होना शुरू हो जाता है। वेलबींग या वेलफेयर मतलब ही इकोनॉमिक्स में क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पास लिखा हुआ है, डील्स विद द एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ resources, efficiency in allocation of resources and it's attained when it result maximization of satisfaction। तो माइक्रो इकोनॉमिक हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं कि इतना ज्यादा बेनिफिट उससे मिल सके उतना अपन को बेनिफिट उस चीज से निकालना है। तो पीसीओ स्टैंड करता है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। सबसे पहले तो प्रोडक्शन में एफिशिएंसी होनी चाहिए, वेस्टेज एकदम कम होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन बोलता है कि सिर्फ जहां बस प्रोड्यूस हो रहा है तो जरूरी थोड़ी ना है टाटा ने कहीं कहीं पास यदि अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई तो वहां के लोगों को कार दे दो, बाकी देश वाले अपना अपना घूमते रहे पैदल। ऐसा करेंगे क्या? नहीं। बोलता है प्रोडक्शन ठीक है एक जगह हो रहा है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर मैनर से होना चाहिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक उसका बेनिफिट पहुंच पाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे टू मैक्सिमाइज द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उस प्रोड्यूस गुड्स का ताकि सबको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। नेक्स्ट आता है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, पीसीओ। क्या था आपका? पीसीओ, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी, कंजम्पशन में एफिशिएंसी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी में एक शब्द डाल देगा, क्या? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो कैसे हो रहा है, और उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो किस तक पहुंचना चाहिए? जो डिजायर्ड गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सबसे डिजायर्ड गुड्स है उसी को सबसे पहले मैन्युफैक्चर करना चाहिए। जैसे क्या? रोटी, कपड़ा, मकान। ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल, उसी को अपन को क्या करना है यहाँ पर? प्रोड्यूस करना है। एग्जाम में ना बहुत बार स्टूडेंट को ना ये पता नहीं अनदेखा अनजाना सा अजनबी सा लगता है, प्लीज इसको ध्यान रखिए। वो बोलता है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप कुछ भी लिख के आते हो। आप अपना स्कोप कहां से दिखाना चालू करते हो मालूम है? इंट्रोडक्शन से, और जाके वो हिस्टोरिकल रिव्यू में जाके खत्म हो जाता है। स्कोप एक्चुअल में क्या है? फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, पीएफ वेलफेयर है। ओके, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? पीएफ वेलफेयर इज द प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड वेलफेयर है तो इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर 3 पॉइंट आते हैं। अच्छा, हर किसी के अंदर दो दो तीन तीन पॉइंट है सब जगह। बताओ, प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर डिमांड सप्लाई के बारे में, फैक्टर प्राइसिंग के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जब इकोनॉमिक वेलफेयर की बारे में आएगी तो पीसीओ, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ध्यान रहेगा। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले इसका बात आता है, सबसे लास्ट पॉइंट आपकी बुक का रहेगा लिमिटेड स्कोप। डेफिनेटली बताने के लिए फीचर्स में या कि उसके इंपॉर्टेंस में कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो। लिमिटेड स्कोप बोल रहा है, एक्चुअल में इसको अपन देख सकते हैं कि
बोल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स या कि इन टोटल पूरे इकोनॉमी का एनालिसिस नहीं कर सकता, और ये लिमिटेड स्कोप है। हाँ तो है ही ना, तो अपन इसमें इसीलिए तो अपन इसको किस में पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसको कोई लिमिटेड स्कोप नहीं बनाने के लिए पॉइंट बनाया है, लिमिटेड स्कोप। इट कैन नॉट स्टडी अबाउट द होल इकोनॉमी, इट इज स्टडिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल यूनिट बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। वो बोलता है अजम्पशन लिया जाता है। किस टाइप का अजम्पशन, कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, मार्केट में फुल कंपटीशन है, सबके पास बराबर से पैसा है। इस टाइप के अजम्पशन लेने के बाद वो क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है। मार्जिनिज्म प्रिंसिपल, वो बोलता है मार्जिनिज्म मतलब क्या होता है कि हर एडिशनल यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हमेशा मार्जिनिज्म में दो फैक्टर को कंपेयर करके एक चीज निकाली जाती है, उसी को मार्जिनिज्म प्रिंसिपल बोलते हैं। ध्यान आ रहा है, मार्जिनिज्म। ओके, नेक्स्ट आता है मार्केट एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। वो बोल रहा है कि डिटेल में स्टडी करके मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में अपन डिटेल से समझ सकते हैं कि किस डायरेक्शन में क्या जा रहा है। प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी डेफिनेटली अपन इस स्टडी में यहाँ पर फिर से प्राइस थ्योरी जब भी आए तो क्या आएगा, मार्केट एंड डिमांड सप्लाई के फोर्सेस से अपन क्या निकाल के लाते हैं, प्रोडक्ट की प्राइसिंग। पार्शियल इक्विलिब्रियम, एक सेकंड, मार्जिनिज्म में अपन ने बात किया वन एडिशनल यूनिट के बारे में बात कर रहा था, मैंने गलत बोला है। मार्जिनिज्म प्रिंसिपल के अंदर क्या आएगा, वन एडिशनल यूनिट के बारे में, जो हमने अभी डिटेल में पढ़ा। तो उसमें चेंजेस के उससे समझ में आता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नहीं बोला है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्यों पार्शियल इक्विलिब्रियम बोला है, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमेशा दो फैक्टर के कंपैरिजन को बैलेंस करने को उसी को बोलते हैं अपन क्या, इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पूरा इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा कोई, क्योंकि हर जगह हम क्या कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल पार्ट को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। जैसे डिमांड को हमने अलग से स्टडी किया, सप्लाई को अलग से स्टडी किया, और चैप्टर नंबर 5 में दोनों को एक साथ स्टडी किया। तो जो डिमांड का स्टडी है उसको बोलेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम, सप्लाई के स्टडी को बोलेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम, और दोनों को फुल इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, जब वो चैप्टर नंबर 5 में मार्केट में अपन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर उन दोनों को कंपेयर करके क्या निकाल रहे हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। समझ में आ रहा है पार्शियल इक्विलिब्रियम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो इंडिविजुअल को स्टडी कर रहा है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, हाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स है ही किसके बारे में स्टडी करने के लिए, इंडिविजुअल यूनिट के लिए। इंडिविजुअल फिर से पूरा डिफिनेशन लिख देना, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल दिस दैट एंड दैट, तो आपका बन जाएगा इंडिविजुअल यूनिट के अंदर का पॉइंट। स्लाइसिंग मेथड वही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट ही है कि सब मेजर पार्ट को छोटे छोटे पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल स्मॉल पार्ट, एंड दिस कंसेप्ट इज कंसिडर्ड एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द स्मॉल स्मॉल पार्ट we are going to study each and individual unit separately, and this concept will be called as slicing method। समझ में आ रही है बातें। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इसका मेमोरी टेक्निक तो बता दो। ये हॉले टाइप का क्यों है, लैम्स द होल स्क्वायर, लैम्स द होल स्क्वायर। सबसे पहला लैम्स क्या है आपका, लिमिटेड स्कोप। नेक्स्ट क्या है, एल ए, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। अब एम, मार्जिनिज्म प्रिंसिपल एंड मार्केट स्ट्रक्चर, दो एम रहेंगे। लैम्स द होल स्क्वायर में एल ए छोड़ के बाकी सब चीज डबल डबल है, लैम्स द होल स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा पी, दो है आपके, price theory and partial equilibrium, and last में S is a study of individual unit and slicing method। आराम से बहुत ही पेशेंटली आप इसको सोचिए और बताइए। L is a limited scope, A based on certain assumption, M Marxism principle and market structure, study of market structure, okay। P price theory and partial equilibrium, S P क्या है आपका, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड प्राइस थ्योरी। नेक्स्ट एस, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट एंड स्लाइसिंग मेथड। किसको किसको याद नहीं आ रहा, ठीक है फिर से एक बार अपन देख लेंगे, अच्छे से बोलेंगे फिर से। तो ये एक्चुअल में स्क्वायर है, मैं पूरा लिख देता हूं। लिमिटेड स्कोप बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्जिनिज्म प्रिंसिपल, प्राइस थ्योरी एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट एंड स्लाइसिंग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ओहो, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, या कि हम पूछ सकते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ। तो ध्यान रखना है, इन दोनों में स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि फीचर्स में प्राइस ऑफ मुफ्त भी लिख के आता है और इंपॉर्टेंस में लैम्प्स का होल स्क्वायर लिख के आता है। तो ध्यान रखना, लैम्प्स का फीचर, लैम्प्स के फीचर, लैम्प्स के एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मुफ्त बीवी, जो भी आपको लिखना, आपको ज्यादा मजा आ रहा है, ऐसा मेरे भावना में कुछ भी नहीं है ऐसे। अच्छा एग्जाम में लिख के आओगे वो एक्सप्लेन द, वी आर एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मुफ्त बीवी, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, वापस बुला लेगा आपको। सो
प्राइस ऑफ मुफ्त बीवी इसका मेमोरी टेक्निक है। अपन देखते हैं प्राइस क्या है। प्राइस डिटर्मिनेशन, डेफिनेटली हम किस के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, हम स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो किसी को अच्छे से स्टडी करके अपन उसके प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के बारे में भी आप ज्ञान डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। तो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में भी अगेन यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि जो भी आप स्टडी कर रहे हो तो आप इतने डिटेल में कर रहे हो कि आप उसके क्या करने वाले हो, इकोनॉमिक मॉडल बनाने वाले, कुछ भी लिखोगे आप। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्थ एंड, हाँ ठीक है, जो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन जो है आपके, microeconomics helps in understanding various complex economic situation which helps in economic model। तो इकोनॉमिक मॉडल डेवलप करने में हेल्प करा, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करता है इकोनॉमिक बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म्स, कांसेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, टूल्स इकोनॉमिक एनालिसिस करने से। तो अल्टीमेटली ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस डिसीजन में डेफिनेटली क्रूशियल बिजनेस डिसीजन करने में जब अपन माइक्रो लेवल में स्टडी करते हैं तो जो भी क्रूशियल डिसीजन लेने में क्या होता है, बिजनेसमैन को हेल्प करता है कि प्राइस ऑफ गुड्स क्या होने चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट कैसे होना चाहिए। गवर्नमेंट को फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह डिसाइड करने में हेल्प करता है। अब ये इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ब्रॉडर टर्म है, लाइक सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइस पॉलिसी, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सब करने में। वेलफेयर इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूजिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये वर्ड मैंने बहुत बार आपको स्टार्टिंग में भी बताया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसको भूलना नहीं, कहीं भी कुछ भी हो, ओवरऑल बेनिफिट, वेलफेयर कहीं भी आया तो क्या लगाने का है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ट एलोकेशन एंड दिस एंड दैट। तो नेक्स्ट आता है फॉरेन ट्रेड। डेफिनेटली अब फॉरेन ट्रेड में जब आप इंडिविजुअल यूनिट में अपन बात करते हैं तो वो क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज किस रेट में स्टडी करके आप डेराइव करते हैं कि किस रेट में एक्सचेंज होगा और किस किस चीजों का, कमोडिटी का, करेंसी का, टैरिफ का, ये सब चीजें होती है। टैरिफ मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसके ऊपर कितना कस्टम एंड ड्यूटी वगैरह, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगाया जाएगा, कमोडिटी के ऊपर, कौन सी कमोडिटी के ऊपर किस करेंसी में रेट ऑफ एक्सचेंज टू करेंसी में होगा, सो गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सब स्टडी करने में माइक्रो लेवल हेल्प करता है क्योंकि अपन माइक्रो लेवल में स्टडी कर रहे हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी, अब यहाँ पास फ्री मार्केट इकोनॉमी के बारे में क्यों बोला गया है, अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सा गुड्स कितने क्वांटिटी में, किस रेट में, कितनी क्वांटिटी में, ओके ये सब आपको, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट को कोई इंटरवेंशन नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया, फ्री मार्केट इकोनॉमी कहता है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, प्राइस डिटर्मिनेशन। डेफिनेटली वही बोला ना मैंने आपको, एक दो चीज का प्राइस कर सकते हो, एक कौन सा, प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा फैक्टर प्राइसिंग, दोनों को लेके धप्पा बोल देने का। अब इसके चाहे तो आप कितना बड़ा भी लिख सकते हो क्योंकि पूरा का पूरा पॉइंट उठा के कहां से, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग का उठा के चिपका सकते हो। समझ में आ रहा। तो यहाँ पास भी आपका प्राइसिंग था, किसमें, इंपॉर्टेंस में भी है और फीचर्स में भी है। देखो प्राइस थ्योरी, फिर से प्राइस थ्योरी में भी क्या बोल रहा है, देखो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर। गुड्स एंड सर्विसेज बोला मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट प्राइसिंग, और यहाँ पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला तो फैक्टर प्राइसिंग। तो अल्टीमेटली बार बार ज्ञान किसका देगा, जब भी प्राइसिंग वर्ड आए तो किसको गुजर देने का, इस चैप्टर में फैक्टर प्राइसिंग। समझ में आ रहा है क्या। तो एक बार जल्दी से मेरे को बता दो, व्हाट इज द मेमोरी टेक्निक, इज द मुफ्त प्राइस ऑफ मुफ्त बीवी, प्राइस प्राइस डिटर्मिनेशन, एम मॉडल बिल्डिंग, यू यूजफुल टू गवर्नमेंट, एस फॉरेन ट्रेड है, क्या फ्री मार्केट इकोनॉमी, एंड ट्रेड इज फॉरेन ट्रेड है। ओके सो दो एफ समझ लो, या कि फॉरेन ट्रेड है, ओके एक फॉरेन ट्रेड है और एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है। बीबी क्या है आपका, बिजनेस, एक बिजनेस डिसीजन है और बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। आराम से देख के बोल दो एक बार जल्दी से। प्राइस प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस ऑफ मुफ्त, एम मॉडल बिल्डिंग है, एक आराम से, एम क्या है आपका, मॉडल बिल्डिंग है। एक बार भी आप शांति से बोलोगे ना, आपको नहीं भूलता है लेकिन आपको बोलना पड़ता है। सुनो, प्राइस क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन है, मॉडल क्या है, मॉडल बिल्डिंग है, एम हो गया। फिर उसके बाद यू, यूजफुलनेस टू गवर्नमेंट है, एफ दो एफ समझ लो या एफ टी समझ लो, फ्री मार्केट इकोनॉमी है एंड फॉरेन ट्रेड है। नेक्स्ट आपका बी बी है, बिजनेस डिसीजन एंड बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक। समझ में आ रहा है क्या। एक बार लैम्स द होल स्क्वायर कौन बताएगा, एल लिमिटेड स्कोप, ए बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, एम मार्जिनिज्म प्रिंसिपल एंड मार्केट स्ट्रक्चर, ओके, पी पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड प्राइस थ्योरी, एस
scarcity of individual unit and slicing method. Okay. Price determination. M, model building. U, usefulness to government. F, free market economy. T, foreign trade. B, business decision. And next B is a basis of welfare economics. समझ में आ रहा है? This way we have completed what first chart, microeconomics. So come to the next chart, macroeconomics. सो अगेन मैं मैक्रो में छोटा सा इंट्रोडक्शन माइक्रो का जो रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा. मैक्रो वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स एंड ऑल, मैक्रोस एंड ऑल. ओके, मींस स्टडी ऑफ होल, लार्ज. ओके, सो अगेन यहाँ पास macroeconomics, ME stand for here, macroeconomics the branch of economics, definitely branch है, वो analyze किसका करता है? Entire economy का. So macroeconomics deals with total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total saving, total inflation and all. तो जो भी नेशनल लेवल में इकोनॉमी में चलता है उन सब के बारे में यहाँ पर स्टडी किया जाता है. स्टडी ऑफ वर्ड एग्रीगेट आ गया. एक वर्ड एग्रीगेट, मैं बोल रहा था एग्रीगेट मतलब टोटल. तो इसी के ऊपर पहले एक टॉपिक हुआ करता था, एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. वो अब आपके जिंदगी में नहीं रहा. सो कार्ल जी ने बोला है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. तो पूरे फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स. उसके अंदर नेशनल इनकम आएगा, नेशनल टोटल एम्प्लॉयमेंट आएगा, नेशनल कंजम्पशन आएगा, मतलब सब चीजें इसके अंदर आने वाला है, टोटल आउटपुट एंड ऑल. सो हिस्टोरिकल व्यू में पास बिफोर द इवोल्यूशन माइक्रो इकोनॉमिक्स, धोखा नहीं है आज खत्म करने का है. एक्स पास बिफोर इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में चल रहा था? हमारा माइक्रो चल रहा था. ओके, अभी आया उसके बाद मैक्रो में आया. तो 16th and 17th सेंचुरी में इंग्लिश मर्चेंट्स ने एडवोकेटेड किया पॉलिसीज टू गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मैक्रो अप्रोच. एंड 18th सेंचुरी में आपके फ्रेंच थिंकर थे ट्राई टू एनालाइज द कांसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ. तब 18th सेंचुरी में ये नेशनल इनकम के बारे में कंसेप्ट आया एंड माइक्रो एनालिसिस रूल्ड द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स टिल द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s. एंड उसके बाद 1933 में तो आ ही गए आपके. ओके, और उनके पास 1933 में उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था क्या, दोनों को इकोनॉमिक्स पहले भी था, बाद में उन्होंने आया और पूरी इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक को बोल दिया क्या माइक्रो और दूसरे को बोल दिया मैक्रो. ओके, सो आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन Lord John Maynard Keynes published his books of General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. 1933 के बाद उन्होंने 36 में लॉन्च कर दिया. Keynes used macro approach, economic approach to analyze the economic problem. उस टाइम ये सब चीजें तो प्रॉब्लम, गरीबी, भुखमरी एंड ऑल ये सब चीजों का चालू हुआ है. ओके, और उसके बाद उन्होंने उनके साथ बहुत लोगों ने हाथ मिलाया और साथ में एक ही टेबल में बैठे सब, एक जाम नहीं लेके बेटा, कंसेप्ट लेके. तो कीन्स हो गए, माल्थस, विक्सेस, वॉलरस जो भी हैं, फिशर्स और जितने भी इकोनॉमिक्स थे सब आ गए और सब बैठ गए एक ही टेबल में. बोल रहे थे कि अकेले अपने आप को संभालना. हाँ, यहाँ तक आवाज जाती है. ठीक है, आपको ज्यादा मस्ती करनी है लास्ट में जाके बैठो. ठीक है, तो इन सब ने मिलकर क्या किया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इजाद किया. आगे उसके ऊपर पूरा ज्ञान दिया और रिसर्च किया और उसके ऊपर पूरी बुक्स वगैरह लिखने में मदद की. ये बहुत सारे उसमें थे. ओके, मार्शल जी इसमें नहीं थे. वो बोले आप उन्हीं भगवान है, उनको ऐसा लगता था. क्या हो रहा है क्लास के बीच में? क्या इशारे चल रहे? दो अटेंडेंस मार्क करने को दो. कैसे भाई ये चल रहा है? स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब क्या कहाँ स्कोप जा रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हो आज शांत. तुम एक भी आवाज आई यहाँ से उठा के सबको इधर उधर भेज दूंगा, लड़कियों के बीच में बैठाऊंगा. सो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता था स्कोप? अब यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप, सबसे पहले थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो सबसे पहले उन्होंने थ्योरी बताई कि एक्चुअली ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसका सॉल्यूशन क्या है. So macroeconomics explain the factors that determine the level of national income and employment. उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन किया कि कौन से फैक्टर्स है जो नेशनल इनकम को डिटरमाइन करते हैं और एम्प्लॉयमेंट को. सो उसके अंदर सबसे पहला कंसेप्ट आया विकेस सर्कल, आपने देखा था ना. तो कंजम्पशन फंक्शन,
थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। तो जब ये चलता है चक्कर, तब जाके इकोनॉमी क्या होती है हमारी, रन होती है और डे बाय डे वो इंप्रूव होती है। नेक्स्ट आता है कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में भर भर के ज्ञान दिया हुआ है इसके बारे में। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। तो बोल रहा है स्टडी कौन सी कॉजेज, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता था कौन कौन से कॉजेज एंड इफेक्ट्स होते हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के, और उसमें सजेस्ट करता था पॉलिसीज की, किस टाइप की पॉलिसी या एक्शन लेने रहते हैं। इसके ऊपर भी हमने देखा था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या क्या करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीजों में कैसे क्या चेंजेस लाती है। ओके, एंड पॉलिसीज एंड उसको टैकल करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स ज्ञान देता था उसकी स्टडी। थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आपने 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में कुछ ना कुछ ज्ञान पढ़ के आए हो, ध्यान हो। स्टडी अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी के, और उसके बारे में स्टडी करता है और पॉलिसीज को सजेस्ट करता है। इतना ही लिखा है, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद रिलेटिव शेयर्स, नेशनल इनकम में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का कितना पोर्शन है, ये रिलेटिव शेयर्स इनका कितना है, वो स्टडी करने में थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसके बारे में भी स्टडी करता था। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ, सबसे पहले अपन फीचर्स पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या फीचर्स हैं इसकी। मेमोरी टेक्निक, जनरली इक्वी स्टडी ओरिएंटेड होने से इनकम ग्रोथ होगी जिससे आप इंटरडिपेंडेंट होके लपलपाओगे। सो जनरली इक्वी स्टडी ओरिएंटेड होने से आप इंटरडिपेंडेंट ग्रोथ होगी, इनकम ग्रोथ होगी जिससे आप इंटरडिपेंडेंट होके लपलपाओगे। एक बार सब साथ में बोलो, जनरली इक्वी स्टडी ओरिएंटेड होने से इनकम ग्रोथ होगी जिससे आप इंटरडिपेंडेंट होके लपलपाओगे। जनरली इक्वी स्टडी ओरिएंटेड होने से इनकम ग्रोथ होगी जिससे आप इंडिपेंडेंट होके लपलपाओगे। जनरली आपका किससे आता है, जनरल प्राइस लेवल, जनरल से जनरल प्राइस लेवल। सेकंड, इक्वी से आपका इक्विलिब्रियम एनालिसिस आएगा। जनरली इक्वी, ध्यान आ रहा है क्या आपका, मैंने इसीलिए एरो बनाया, आपने नहीं बनाया। स्टडी क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट है, ओरिएंटेड ओरिएंटेड है, पॉलिसी ओरिएंटेड, इनकम इनकम थ्योरी है, ग्रोथ ग्रोथ मॉडल है, इंटरडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंस है, लपलपाओगे लंपिंग मेथड है। ओके, सो एक बार फिर से, जनरली इक्वी स्टडी ओरिएंटेड होने से इनकम ग्रोथ होगी जिससे आप इंटरडिपेंडेंट होके लपलपाओगे। जनरली जनरल प्राइस लेवल, इक्वी इक्विलिब्रियम प्राइस, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, ओरिएंटेड पॉलिसी ओरिएंटेड, इनकम ग्रोथ ग्रोथ मॉडल, इंटरडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंस, लपलपाओगे लंपिंग मेथड। सब हो जा रहा है, एक बार बिना देखे, जनरली इक्वी स्टडी ओरिएंटेड होने से आपकी इनकम ग्रोथ होगी जिससे इंटरडिपेंडेंट होके लपलपाओगे। ठीक है, जनरली जनरल प्राइस लेवल, इक्वी जनरल इक्विलिब्रियम प्राइस, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, ओरिएंटेड पॉलिसी ओरिएंटेड, इनकम इनकम थ्योरी, ग्रोथ ग्रोथ मॉडल, इंटरडिपेंडेंस, लंपिंग मेथड। समझ में आ रहा है। अब ये दोनों कंसेप्ट को अपन, ये स्टूडेंट ना, मेरे को पूरी भावना से अंदर समझ में आता है। मैं यदि पूरे क्लास में बोल दूं लंपिंग मेथड के अलावा कोई भी पॉइंट के अंदर आप अंदर कंटेंट नहीं लिख पाओगे, आप अपना कंटेंट लिख के आओगे एग्जाम में। कोई है जो बताएगा इसके अंदर क्या होता है, पॉलिसी ओरिएंटेड, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, एक स्टडी ऑफ एग्रीगेट भी लिख लोगे। तो जो चीजें आपको भी पहले से जब पता चल जाए ना, उनको थोड़ा ठीक से आप स्टडी कर लेना चाहिए। ओके, आ जाओ मैं आपको फैक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहला फैक्टर्स आपका स्टडी ऑफ एग्रीगेट। डेफिनेटली ये स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स में क्या होने वाला है, हम इन टोटल, कहां चला गया ये, माय गॉड, ये धोखा नहीं दिया करो यार। देखो, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल किया जाता है, इसीलिए जैसे एग्रीगेट मैंने वर्ड आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्या होता है एग्रीगेट, मतलब टोटल होता है। तो इज कंसर्न विद द टोटल कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड बिजनेस साइकिल। तो ये
आप इसको टोटल एम्प्लॉयमेंट वगैरह इस तरह से वर्ड लिख सकते हो जो कि आपके डिफिनीशन में ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था। इनकम थ्योरी के अंदर आपका क्या बोला जा रहा है बताओ बच्चों। सो स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। एक्चुअल में ध्यान आ रहा होगा कि जब उस टाइम ये सब हुआ था डिप्रेशन के बाद, सबसे पहले उन्होंने क्या ज्ञान दिया था, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है का है। सो कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट डिफरेंट एलिमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट, सोशल अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मैं कितनी देर से चीख चीख के बोल रहा हूँ, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पहली बार आया तो ये इनकम थ्योरी के अंदर आया। ओके, so it explains the causes of fluctuation in the national income leads to the business cycle and inflation and deflation उसके accordingly होता है। ध्यान रखना इनकम थ्योरी के अंदर आपका मेन क्या आएगा, नेशनल इनकम आएगा, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई आएगा, तो इन दोनों को तो ध्यान रखने का। जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में अगेन behavior of large total and their functional relation. General equilibrium deals with the behavior of demand and supply and price in the whole economy, जिसी को अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन अल्टीमेटली बोलेंगे कि किस टाइप से प्राइसिंग आपकी इकोनॉमी में चल रही है। तो अगेन बिहेवियर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस इन द होल इकोनॉमी को ही अपन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस बोलते हैं कि जनरली इक्विलिब्रियम एनालिसिस है मार्केट में कि नहीं है, होनी चाहिए, और उसमें प्राइसिंग क्या है। ओके, इंटरडिपेंडेंस क्यों बोला गया है, बोल रहा है कि डेफिनेटली हमने बोला है विक्टियस साइकिल, आपने बिजनेस साइकिल के बारे में बात किया है, ध्यान आ रहा है, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक ऐसी साइकिल बनी थी, आप हाउस होल्ड लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर देता था, फिर उसके बाद बिजनेस हाउसेस उनको क्या देते थे, उनका रिवॉर्ड देते थे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस, फिर वही पैसे लेके ये सब लोग कहाँ जाते थे, मार्केट में जाते थे, उनसे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगे तो बिजनेस हाउसेस के पास फिर से पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो वो और बड़ा करेंगे बिजनेस, और एम्प्लॉयमेंट देंगे, फिर ये और एम्प्लॉयमेंट और बड़ा करेंगे बिजनेस, तो किसके पास पैसा जाएगा, फिर से हाउस होल्ड के पास जाएगा। तो ये पूरी साइकिल चलती है। तो देखो फिर से एक बार लिखा है, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड प्राइस लेवल, ये सब एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इन द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मतलब कुछ ना कुछ तो स्पेंड कर रहे हो, तो किसी ना किसी के पास उसका पैसा जाने वाला है। सो जैसे ही इनकम किसी की बढ़ेगी तो लेवल ऑफ क्या बढ़ाएंगे, वो अपन आउटपुट बढ़ाएंगे। लोगों के पास पैसा है, वो बोल रहे हैं एसी चाहिए, तो एसी का प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो आउटपुट होगा, और वो बढ़ाने के लिए आपको क्या लगेगा, इम्प्लॉय लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, इवेंचुअली लेवल ऑफ किसका क्या बढ़ने वाला है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लंपिंग मेथड क्यों बोला गया है, वो इकोनॉमी रेदर देन इट्स पार्ट और स्मॉल पार्ट को स्टडी करने की जगह पूरे इकोनॉमी को एक साथ स्टडी किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड इन ए फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ द ट्रीज एंड बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल ट्री। तो इस तरह उन्होंने एक ज्ञान दे दिया है, रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ग्रोथ मॉडल के बारे में बोला है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डील्स कर रहा है वेरियस फैक्टर्स टू दैट कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मॉडल के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात किया, यूजफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल, दीज ग्रोथ मॉडल यूज फॉर स्टडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है कि बोला उसमें कैसा एक्टिविटी चल रहा है, तो ग्रोथ मॉडल बोला है। जर्नल प्राइस लेवल में एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, जो भी इंपॉर्टेंट गुड्स है सर्विसेज है उन्हीं का क्या कर रहा है, एक प्राइसिंग का एवरेज निकाल रहा है और बोल रहा है उसको जनरल प्राइस लेवल मार्केट में क्या है। इसके ऊपर भी पहले अपन ने प्राइस लेवल के बारे में पढ़ा ना, ये आपके इक्विलिब्रियम एनालिसिस में। ओके, बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस इन द होल इकोनॉमी। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिसी ओरिएंटेड। ये क्यों बोला गया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है, इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। तो आपने भी देखा होगा जब अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हर जगह फॉर्मूला, हर जगह उसके सजेशन, इन्फ्लेशन हो तो क्या करना, डिप्रेशन हो तो क्या करना, तो इसीलिए इसको बोला गया है क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ओरिएंटेड है। ओके, तो यहाँ पास ये आपके कवर होते हैं। तो इसकी मेमोरी टेक्निक क्या था, जनरली इक्वी ओरिएंटेड स्टडी होने करने से, इक्वी स्टडी ओरिएंटेड होने से इनकम ग्रोथ होगी जिससे आप इंटरडिपेंडेंट होके लपलपाओगे। जनरली इक्वी स्टडी ओरिएंटेड होने से आपकी इनकम ग्रोथ होगी और इंटरडिपेंडेंट होके लपलपाओगे। ओके,
पूरा लॉजिक है आपके स्टडी के लिए। जनरली इक्वी स्टडी, इक्वली आप क्या करो, स्टडी ओरिएंटेड रहोगे, स्टडी अच्छे से करोगे तो क्या होगी, आपकी इनकम ग्रोथ होगी और फिर आप इंटरडिपेंडेंट हो जाओगे और फिर उसके बाद पता है जिंदगी के असली मजे लूटोगे। तो इंटरडिपेंडेंट होके आप क्या करने वाले हो, लपलपाने वाले हो। सो नेक्स्ट आता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? सबसे फर्स्ट है फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, तो बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल एज अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में आपको समझ में आता है कि उसकी फंक्शनिंग क्या है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के बारे में बोला गया है कि इकोनॉमी में आपका फिर से इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट में आपका कितना इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन हो रहा है, कैसे पता चलेगा, ये स्टडी करने से पता चलेगा। नेशनल इनकम में आपका सोशल अकाउंट को एक बार उसने किया है कंसिडर। Study of national income and social account. Without the study of national income, it is not possible to formulate the correct economic policy. तो ये national income को study करने के बाद ही गवर्नमेंट क्या कर पाती है, एक अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन कर पाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल रहा है प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, वेल्थ डिफरेंसेस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ऑल, ये सब पीपल के क्या है। तो इट सजेस्ट द इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन सब में कैसे मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करने से इनके ओवरऑल सजेशन आता है कि कैसे इस पे इंप्रूवमेंट किया जाए। परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी कैसे डिटरमाइन होती है, नेशनल इनकम एंड जीडीपी को देखने के बाद ही हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होता तो नेशनल परफॉर्मेंस इकोनॉमी कैसे मेजर करते हैं? नेशनल इनकम एस्टिमेट्स द used to measure the performance of economy overall by comparing the production of goods and services from one period with another period। तो ये सब कहाँ समझ में आएगा आपको? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते वक्त, कि पहले नेशनल इनकम इतना था, अभी का इतना है। अब देखो पर कैपिटा इनकम भी क्या होता है, पर पर्सन इनकम होता है। तो क्या करते हैं कि जो आपकी नेशनल इनकम निकल के आती है, नेशनल इनकम मतलब देश की इनकम, देश की इनकम जितनी निकल के आई डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो उसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। सो हर कंट्री की अलग अलग रहती है। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, तो डेफिनेटली अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे। टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, इनके बारे में स्टडी होती है। एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में तो एनालाइज द जनरल प्राइस, जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन इकोनॉमी। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन इसके बारे में भी, एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी अपन स्टडी कर पाते हैं। तो यहाँ पास के थोड़े कंटेंट है जिनके आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ड्रॉप डाउन करके आप एग्जाम में लिखने की कोशिश करो रेलेवेंट। यदि आपका क्या आ रहा है, फीचर्स ऑफ मैक्रो एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके थोड़े से कंटेंट या कि इंफॉर्मेशन वर्ड्स जो आप कलेक्ट करते हो लिखने के लिए वो कम पड़ जाते हैं। तो हर चैप्टर का जैसे यहाँ पर कंटिन्यूअसली क्या क्या यूज कर रहा है, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, नेशनल इनकम, इसी के बारे में कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहा है, राइट। सो दिस वे वी हैव completed what चैप्टर नंबर फर्स्ट। सो एक बार लैम्स द होल स्क्वायर कौन बताएगा? लिमिटेड। अच्छा क्वेश्चन क्या है, लैम्प किसके फीचर्स, फीचर्स ऑफ लैम्प है माइक्रो इकोनॉमिक्स। लिमिटेड स्कोप बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, मार्जिनिज्म प्रिंसिपल एंड मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस थ्योरी एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट एंड स्लाइसिंग मेथड। नेक्स्ट आपका है क्या, प्राइस ऑफ मूव बीबी। ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मूव बीबी। प्राइस क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन, मॉडल बिल्डिंग, यूजफुलनेस टू गवर्नमेंट, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड, बिजनेस डिसीजन, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। जनरली इक्वी स्टडी ओरिएंटेड होने से इनकम ग्रोथ होगी जिससे आप इंटरडिपेंडेंट होके लपलपाओगे। जनरली जनरल प्राइस लेवल, इक्वी जर्नल इक्विलिब्रियम प्राइस एनालिसिस, जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओरिएंटेड, पॉलिसी ओरिएंटेड, इनकम, इनकम थ्योरी के बाद ग्रोथ मॉडल, इंटरडिपेंडेंस, लंपिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड दो दो मार्क्स के लिए कहीं भी आपको चिपकाया जा सकता है, तो उसको पूरा का पूरा पैराग्राफ ही लर्न कर लेना, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ठीक है समझना में, समझ तो सबको गया है, लिखोगे क्या, ये लिखोगे मेरे को समझ में आ गया, लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आ सकता है। So this way we have completed the first chapter. So that's it for today. See you all in the next lecture. Take care. Bye bye.